मुझे तो कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि रेटिंग जो है वो एक लेवल तक आकर रुक गया है, स्टक हो गया है। मतलब कहते हैं कि भाई पहले तो रेटिंग अच्छा खासा बढ़ रहा था और फिर कुछ महीनों से, 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से रेटिंग एक लेवल पे या फिर एक जगह पर स्टक हो चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपसे गलतियां हो रही है? इसको हम लोग इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? और अगर आपका रेटिंग पहले जंप किया है तो क्या वापस जंप नहीं कर सकता है? यहाँ पे क्या सारी चीजें हम लोग इसको देखने वाले। ठीक है, मैं आपको आज ऐसे 5 पॉइंटर्स दूंगा जो आप अभी से इस वीडियो के खत्म होते से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको डेफिनेटली आपके रेटिंग में एक अच्छा खासा चेंज मिलेगा। पॉइंटर्स पर जाए उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो आप एक चेस टूर्नामेंट में खेल रहे हो, ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड में ब्लैक साइड मिला तो हम लोग ब्लैक साइड यहाँ पे कर देते हैं। आपके ओपोनेंट ने फर्स्ट मूव खेला पॉन टू H4। अब आप यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स करोगे? रिस्पॉन्स छोड़ो, सबसे पहले तो आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा? पहले तो ये रहेगा कि भाई अगर कोई H4 खेल रहा है तो या तो उसको चेस खेलना आता नहीं, या तो उसको इतना ज्यादा चेस खेलना आता है, या फिर वो इतना ज्यादा अच्छा चेस प्लेयर है कि वो H4 खेल के भी शायद आपके अगेंस्ट आराम से जीत जाएगा। वो शायद आप ओपोनेंट का रेटिंग देखोगे, आप देखोगे कि भाई कोई 2000 फीडे रेटेड प्लेयर है तो आप ये देखोगे कि उसने H4 खेला, मतलब फिर भी आपको डर ही लगेगा कि भाई इसका कुछ प्रिपरेशन है। बट उसी की जगह अगर आपको दिखेगा कि कोई 7-8 साल का बच्चा है जो ऐसा लग रहा है कि 0 रेटिंग पर है, उसको शायद इतना चेस का आता नहीं, उसने क्वीन किंग भी सही से रखे नहीं थे, आपने उसको बताया कि कैसे सही से रखना है और वो H4 खेलेगा, तो अब आपको डर नहीं लगेगा। आपको एक मूव के दो पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन पूछा क्यों और इसका हमारे इस अभी से लॉजिक क्या है? लॉजिक अभी अच्छे से बताता हूं। यहां पर आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? जनरली आप में से बहुत से लोग शायद यहाँ पे D5 खेलेंगे या फिर E5 खेलेंगे, जो कि बहुत ही लॉजिकल रिस्पॉन्स है। अच्छा, H4 कौन सा ओपनिंग है, कोई मुझे ये कमेंट में बताना। और इसके अगेंस्ट प्रॉपर आप में से कितने लोगों ने प्रिपेयर किया है कि भाई इसके अगेंस्ट क्या खेलना होता है? आप में से बहुत से लोग बोलेंगे भाई H4 के अगेंस्ट कौन प्रिपेयर करता है? बात वही है, नहीं करते हो ना प्रिपेयर, स्ट्रेटेजी पे खेलोगे ना। अभी अगर कोई ऐसा वियर्ड चीज खेलेगा तो तुम लोग क्या खेलने वाले हो? स्ट्रेटेजी पे खेलने वाले हो। यही एग्जैक्ट आंसर है कि भाई तुम जो चीजें कर रहे हो, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यही से शुरू होता है कि भाई जो हम चीजें कर रहे हैं या फिर चीजें जो सीख रहे हैं, क्या आप ऐसा बहुत सारा अननेसेसरी नॉलेज आपके लेवल के हिसाब से एक अननेसेसरी नॉलेज क्या आप कंज्यूम कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो अभी से उसको स्टॉप कर दो। अब ये अननेसेसरी नॉलेज और अननेसेसरी चीज का मतलब क्या है? एक बात बताओ, अगर आपका रेटिंग मान लो 500 है chess.com पर, तो कितना ये चीज लॉजिकल है कि आप बिशप नाइट चेकमेट सीखो, या फिर कितना ये चीज लॉजिकल है कि आप कोई स्टैंडर्ड ओपनिंग के 10 मूव्स तक के सीखने की कोशिश करो, उसके अलग अलग वेरिएशन। मान लो आप सिसिलियन डिफेंस सीखो, 10 मूव तक, 12 मूव तक सीखो, या मान लो 6 मूव तक ही सीखो, इसमें लॉजिक है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने सीख भी लिया तो आपका स्ट्रेटेजी उतना डेवलप ही नहीं है कि आप 500 रेटिंग पे कुछ कर पाओगे। आपको यहाँ पे आपके हिसाब से करेक्ट वे में, सही तरीके से एक करेक्ट नॉलेज यहाँ पर लेने की जरूरत है। आपको ध्यान देना है कि भाई ये सब की जरूरत नहीं है, पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पहले बेस इंप्रूव करते हैं। और ये चीज हर रेटिंग के लिए लागू होती है कि भाई आप पहले देखो कि आपके रेटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि भाई आपने किसी हाइयर लेवल प्लेयर को देख लिया कि वो ये खेल रहे हैं और हम उसको फॉलो करने वाले, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग सीखने की बात नहीं है, यहाँ पर ना मैं कोई स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं कि आप भले ही अगर एफर्ट कर रहे होगे तो बस इतना खुद से सवाल पूछो कि जो भी मैं वीडियो देख रहा हूं या फिर जो भी मैं बुक पढ़ रहा हूं, जो भी स्ट्रेटेजी या जो भी ओपनिंग या जो भी थियरी सीखना है, क्या ये लेवल पे वो सीखा जाता है, या फिर इसको अभी टाइम है, या इसको बाद में सीखना ज्यादा बेटर रहेगा? ठीक है, ये चीज खुद से एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछो। सेकेंड चीज इसी से रिलेटेड है, वो है नो प्रॉपर रोड मैप। मतलब आप एक चीज देखो, अगर ऐसा आपको जरूरी नहीं है, ठीक है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, जिनके पास कोई शायद चेस कोच वगैरह नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए कोई पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले तो अगर आप चेस कोच ले सकते हो तो डेफिनेटली आप चेस कोच के कोचिंग के लिए जा सकते हो थोड़े टाइम पीरियड के लिए। अगर आपको मेरे थ्रू चेस कोचिंग चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप चेस कोचिंग नहीं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपका ऐसा कोई गोल नहीं है कि भाई मुझे कुछ बहुत हायर लेवल पर खेलना है, मतलब बहुत ही टाइटल वगैरह लेना है, बट कैजुअली खेलना है लेकिन अच्छा खेलना है, ठीक है, बहुत लोगों का ये गोल रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, हर एक के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं।
बट फिर भी एक खुद के लिए एक अच्छा रोड मैप खुद से ही सही बनाने की कोशिश करो। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता चेस में, खुद के लिए एक चीज लिख के रखो कि भाई दिन में 3-4 गेम खेलने हैं, शायद एक महीने में मान लो आपने सोचा 500 पजल्स करने, उससे भी कम करते हैं कि मान लो आपने बोला 10 पजल पर डे के हिसाब से 300 पजल करने, तो मतलब एक खुद के लिए रोड मैप तो बनाओ कि भाई ये करना है। फिर आपको हर एक को देखो थोड़ा थोड़ा, भले ही वो कोई भी लेवल पे हो, उसको कुछ ना कुछ पता होता है कि भाई ये जगह पे ना प्रॉब्लम हुई, कि भाई अब मान लो कोई 200 रेटेड प्लेयर है, वो सोचेगा कि यार मुझे किंग और रुक चेकमेट में प्रॉब्लम हुई, तो वो चीज लिख के रखो और फिर वो चीज को सीखो। ये होता है प्रॉपर रोड मैप, कि भाई खुद से एक रोड मैप बनाओ, क्या सीखना है, कितने टाइम में सीखना है, और फिर उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होता है, आप थोड़े हाइयर लेवल पे, मान लो आप 1000 लेवल तक के आ चुके हो, तो अभी आपको पता है कि भाई पजल्स करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज है अलग अलग सीखना पड़ेगी, बुक्स पढ़ना पड़ेगी, तो कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ना है उसके भी मैंने वेरियस वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं, आप डेफिनेटली वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक अभी से इस वीडियो के बाद से ही खुद के लिए एक रोड मैप रेडी कर दो, ताकि आपको इसका कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड चीज, थर्ड पॉइंट ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है, ये मैंने बहुत लोगों में देखा है होता है, वो है फियर ऑफ एब्सोल्यूट रेटिंग। अब एब्सोल्यूट रेटिंग मतलब क्या? 500, 600, 700, 1000, 1200 है ना, मतलब 1200, ये हो गई एब्सोल्यूट रेटिंग। तो आपको ना ये नंबर से डर लगता है। अब आप खुद सोचो, अगर मान लो अभी आपका रेटिंग चल रहा है 943, ओके, आपको कोई डर ही नहीं है, आपको पता है जीत भी गए तो कितना 7-8 पॉइंट मिलेगा, 950 वगैरह, हार भी गए तो उसी वे में 7-8 पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन मान लो अब आप हो 998 रेटिंग पॉइंट्स पर, ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव समझो, 943 और अभी सेकंड केस में आपको 998 रेटिंग पॉइंट्स पर। अगर आपका ध्यान वहां जा रहा है कि भाई ये जीतना पड़ेगा तभी जाके 1000 क्रॉस होगा, तो भाई साइकोलॉजिकली तुम एक गलत चीज सोच रहे हो। ठीक है, एब्सोल्यूट रेटिंग का फियर होने से आप आपका प्रॉपर स्किल दिखा नहीं पाओगे, आपका ज्यादा ध्यान रेटिंग में चला जाएगा, आप आपका 100% नहीं दे पाओगे, या फिर बोल सकते हो कि आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हट जाएगा। ऐसे केस के लिए क्या करो? ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता आपको डायरेक्टली, मतलब ये बहुत ही इलॉजिकल होगा मेरे लिए भी बोलना कि भाई रेटिंग पे देखो मत, ठीक है, वो बहुत इलॉजिकल चीज है। अब जो चीज का डर बैठा है सपोज, या फिर उस रेटिंग से फैसिनेशन बैठा है, तो उसको ऐसे नहीं निकाल सकते। तो मान लो आपको अभी क्या करना है, अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत मुश्किल से 1000 मान लो उन्होंने क्रॉस कर लिया, और अब उनका रेटिंग चल रहा है 1004, ठीक है, कि भाई एक भी गेम हारे तो 1000 से नीचे हो जाएगा, और आप चाहते हो नहीं यार ये रेटिंग लूज नहीं करना है। ऐसे केस में एक सेकंड अकाउंट बनाओ, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सेकंड अकाउंट बनाओ, और उसको आप मतलब पहले से ही बिल्कुल खेल रहे हो वहां से ही शुरुआत रखो कि भाई इसमें रेटिंग का कुछ लेना देना ही नहीं है, ये फन के लिए मस्ती के लिए खेलना है, और उसमें आप देखो कहां तक पहुंच सकते हो। जिस दिन आप वो सेकंड अकाउंट में एक हाइयर रेटिंग पे पहुंच जाओगे, मतलब 1004 आपका प्राइमरी अकाउंट पे था, दूसरे अकाउंट पे जिस दिन आप 1050 एटलीस्ट टच कर जाओ, तब आप इसमें खेलो, तो आपका फियर चला जाएगा। वैसे आइडियल सिचुएशन, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनल अकॉर्डिंग आइडियल सिचुएशन ऐसा होता है कि ये रेटिंग वेटिंग का बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। बट एक्चुअली चीज ऐसी है कि बहुत लोग इसमें डरते हैं, स्पेशली अगर किड्स है तो उनको और ज्यादा डर लगता है, और भी ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो कि भाई रेटिंग कम हो गया है, या फिर खेलने से पहले ही डर रहता है कि भाई रेटिंग अगर यहाँ से कम हुआ तो ये 1000 वाला नंबर जो ऐसा अच्छा सा हमको 4 डिजिट का नंबर दिख रहा है वो चला जाएगा। ये चीज किसी भी रेटिंग पे हो सकती है, 2000 पे भी हो सकती है, मतलब 500 पे भी हो सकती है, 200 पे भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी रेटिंग पे ये चीज हो सकती है। तो फियर को ऐसे नहीं तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा दूसरे वे में निकालने की कोशिश करना पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत लोग ना इसको अभी जब से ऑनलाइन चेस पॉपुलर हुआ है इतना लाइटली लेने लगे कि क्या ही बताऊं, मतलब फिर परफॉर्मेंस की ना वाट लग जाती है। फोर्थ है लैक ऑफ ऑन द बोर्ड प्रैक्टिस। भाई आपको ऑन द बोर्ड खेलना पड़ेगा, आपके जो टूर्नामेंट्स होते हैं कुछ भी ले लो, अगर आप टूर्नामेंट प्लेयर नहीं भी हो, ठीक है, आप बोलते हो कि नहीं मेरे को तो टूर्नामेंट खेलने भी नहीं जाना है, फिर भी इंप्रूवमेंट के लिए आपको ऑन द बोर्ड प्रैक्टिस जरूरी है। एक खुद के लिए एक अच्छा चेस बोर्ड ले लो, ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक नॉर्मल चेस बोर्ड के ऊपर आप पजल्स रखो, पजल्स रख के उसको सॉल्व करो, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोग बोलेंगे लेकिन हम तो खेल लेंगे, हमको तो खेलना है ऑन द बोर्ड, पर हमारे साथ खेलने के लिए कोई है ही नहीं, तो फिर क्या करें? या फिर किसी के लिए किसी के अगेंस्ट खेलने के लिए लोग है बट वो इतने शायद स्ट्रॉन्ग प्लेयर ना हो, जैसे मान लो आप 1500 के रेटिंग पे हो,
बट आपके अगेंस्ट आपके मान लो 3-4 मतलब दोस्त है या फिर आपके भाई बहन है, वो इतना स्ट्रांग खेलते ही नहीं है, वो खेलते हैं भाई 500-600 के लेवल का, तो ना आपको मजा आएगा ना उसमें इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो एक और मतलब ये एक ऑप्शन है कि भाई आप पजल्स रख के उसको सॉल्व करो, इससे आपका ना ऑन द बोर्ड थिंकिंग जितना बढ़ता है उतना थोड़ा सा मेंटेलिटी में चेंज भी आता है, विजन में चेंज आता है, प्लस आप टूर्नामेंट के लिए भी मतलब इसमें डेफिनेटली रेडी हो सकते हो, और नहीं भी खेलना है टूर्नामेंट तो भी आप रेडी हो सकते हो। सेकंड एक और ऑप्शन है इसमें कि भाई अगर आपको गेम ही खेलना है तो आजकल डिजिटल चेस बोर्ड्स आ चुके हैं। मैंने चेसनट ईवो के बोर्ड पे पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, आप डेफिनेटली एक बार उसको चेकआउट करो कि भाई वो बोर्ड कैसा है क्या है। उसमें डेफिनेट ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ चेसनट ईवो, ईवो के अलावा भी उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो जो आपको फेवरेबल लगेगा आप उस डिजिटल चेस बोर्ड पे खेल सकते हो। वहां पे आपको किसी भी ओपोनेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आप आराम से आप आपका मूव चलो, ओपोनेंट उसका जो मूव रहेगा वो आपको लाइट्स के थ्रू दिखा दिया जाएगा, और फिर आप इस तरह से गेम खेल सकते हो। मजा भी बहुत आता है गेम खेलने में, क्योंकि मेरे पास है, मैं खुद वो खेलता रहता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ, तो मतलब डेफिनेटली मजा तो बहुत ज्यादा आता है। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वैसे तो सारे ही पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पजल्स। अब आप बोलोगे नहीं पजल तो हम करते हैं, ठीक है, आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो पजल कर भी रहे, बट ये सिर्फ पजल वाला पॉइंट नहीं है। पहली बात तो जो लोग पजल्स नहीं करते मैं उनको बोलूंगा भाई हार्ड से हार्ड पजल्स करने की कोशिश करो। हार्ड का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड, ठीक है, खुद का जो भी लेवल है उससे थोड़े से हार्ड। अगर आप 1000 के रेटिंग पे हो तो कोशिश करो कि ऐसे पजल हो कि 1500-1600 के रेटिंग के पजल्स हो जाए, तो उसमें कैसे आपका कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी चीज, जो लोग पजल्स कर रहे हैं लेकिन आप लोग डरते हो सेक्रीफाइसेस करने से गेम के अंदर, क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग हो जाएंगे ना सेक्रीफाइस, रॉन्ग हो जाओगे, गेम हार जाओगे, 2-4 गेम हार जाओगे, इससे ज्यादा तो कुछ होने नहीं वाला ना। टूर्नामेंट में तो आप कर ही नहीं पाओगे सेक्रीफाइस, ठीक है, मैं आपको सीधा बोलता हूं, टूर्नामेंट में सेक्रीफाइस करना, ये मेंटेलिटी होना, इसको बहुत टाइम लगता है। जब तक आपके ऑनलाइन मतलब आपने 10 बार कोई एक ही सेक्रीफाइस 10 बार जब तक आपने ऑनलाइन में नहीं किया, आप उसको टूर्नामेंट में करने में बिल्कुल डरोगे, ये मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ आ सकता है सेक्रीफाइस, थोड़ा उस पर कैलकुलेट करो, थोड़ा गट फीलिंग के साथ जाओ, ऐसा मैं बोलूंगा, थोड़ा इंट्यूशन के साथ जाओ, करो सेक्रीफाइस, ब्लंडर मत करो, ठीक है, ब्लंडर इज वेरी डिफरेंट। ब्लंडर में नॉन कैलकुलेशन वाली चीज आ गई, सेक्रीफाइस में हम ट्राई करेंगे कि पहले आप करो कैलकुलेशन, ठीक है, शायद आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए, कोई बात नहीं, वो ब्लंडर में चेंज हो जाए, कोई बात नहीं, बट आपको एक हैबिट लग रही है कि कैलकुलेशन करके सेक्रीफाइस, ऐसे नहीं कि खेल दिया सेक्रीफाइस, नो, इंट्यूशन पे भी जाना है, तो इंट्यूशन आपको बोलेगा कि यार ये सेक्रीफाइस ना ट्राई करते हैं, लेकिन इंट्यूशन के साथ आपको माइंड को ये भी बोलना है कि ठीक है ट्राई तो करते, एक बार कैलकुलेट तो कर लेते, थोड़ा सा कैलकुलेट करो, 2 मूव 4 मूव, 4 मूव तो करो, 4 भी छोड़ो, 3 मूव तो करो, 2 मूव से 3 मूव आप कम से कम कैलकुलेट करो, उसके बाद जैसा जाएगा वैसा जाएगा सेक्रीफाइस। होप आप लोगों को पांचों के पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। चेस्टनट ईवो का जो भी मतलब चेस्टनट का आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको जो मिल सकता है वो मेरे लिंक से मिल सकता है, मैंने कूपन कोड भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, पिन कमेंट में देख सकते हो, वहां से आप डेफिनेटली चेस्टनट के बोर्ड्स को आप एक बार चेकआउट कर लो, फिर आपको जैसा ठीक लगेगा आप वो अकॉर्डिंग उसको बाय कर सकते हो। बस थोड़ा सा ये देखना है कि क्योंकि आप इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया में थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह भी लगता है, तो वो आप आपके रीजन के अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेना। कैसा लगा आपको वीडियो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।